Hello my friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story for more episodes like this. च1 तूफानी रात को शादी से भागना। देहरादून की सड़कों पर एक लड़की शादी के जोड़े में भाग जा रही थी। उसके चेहरे पर डर के भाव तो थे, लेकिन साथ में एक मुस्कुराहट भी थी। रात के 9 बज रहे थे। मौसम भी बहुत खराब था। तूफानों ने हर तरफ दहशत मचाई थी। वो लड़की शादी का जोड़ा पहनकर ठीक से भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो वह भारी था, ऊपर से तूफानी हवा और बारिश के कारण उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। अंधेरे में उसका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वह भागते भागते काफी दूर आ गई, पर अचानक ही एक पेड़ ठीक उसके सामने आकर गिरा। ये सीन इतना डरावना था कि वह लड़की डरकर एक कदम पीछे हो गई। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए जोर से चीखी। आह! उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। वो लड़की जैसे ही पीछे पलटकर भागती है, तभी एक और पेड़ उसके पीछे साइड गिर गया। वह पेड़ बारिश में भीगा था, ऊपर से बहुत ही ज्यादा हवा चलने के कारण गिरा था। उसकी आवाज काफी थी उस लड़की को डराने के लिए। वो लड़की अपने चारों तरफ देखती है। आसपास इतनी दहशत देखकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी चुनरी भी उस पेड़ के नीचे दब गई। वो लड़की उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तूफान इतनी तेज आया था कि अब उस लड़की को आंखें खोलने में भी मुश्किल हो रही थी। पर वह लड़की हिम्मत ना हारते हुए खुद से बोली, नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भगाना होगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वह एक बार अपनी घबराई हुई नज़रों से उस दिशा में देखती है जिधर से वह आई थी। फिर अपनी आंखों के पास अपने हाथों को लगाते हुए वो किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के ही एक मंदिर में कई सारे काले कपड़े पहने कमांडोज खड़े थे, जिनके हाथ में राइफल्स थी। वो सभी देखने में एकदम रोबोट जैसे थे। उनके रहते तो एक मक्खी भी मंदिर के अंदर पर न मार सके। मंदिर के बाहर भी चमचमाती हुई कई सारी काली कर खड़ी थी। उस मंदिर का माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। जितना डरावना आज का मौसम नहीं था, उससे कहीं ज्यादा डरावना तो मंडप पर बैठा लड़का लग रहा था। उस लड़के के चेहरे पर मास्क था। उसकी गहरी काली आंखें एक टक बस जलती हुई आग को देख रही थी। उस लड़के की मुट्ठी धीरे धीरे कश्ती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसकी उम्र लगभग 21 साल होगी। उस लड़के की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। तभी मंदिर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और भागते हुए मंदिर के अंदर चला गया। मंडप पर बैठे लड़के के पास पहुंचते ही वह आदमी खड़ा हो गया। उस आदमी की उम्र लगभग 24 साल थी। देखने में बहुत ही हैंडसम कि कोई भी एक नज़र में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसके चेहरे पर थोड़े डर के भाव थे। वो एक नज़र मंडप पर बैठे लड़के को देखता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मगर डर से। उस आदमी ने अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करके हकलाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, वो भाभी जी कहीं नहीं मिली। इतना कहते ही वो शांत हो गया, मगर उसके शब्द जैसे ही मंडप पर बैठे लड़के ने सुना तो वो आग बबूला हो गया। वो लड़का अगले ही पल अपनी मुट्ठी कसते हुए खड़ा हो गया। वो जैसे ही वहां से जाने लगा तो उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे रोकते हुए घबरा कर कहा, प्रेसिडेंट, बाहर खतरा है। वो सभी आपको मारने के लिए आपको ढूंढ रहे। प्लीज रुक जाइए, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। पर उस लड़के को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो गुस्से से कार के अंदर बैठ गया और इतनी तूफानी रात को भी वो फुल स्पीड में कार को भगा देता है। मंदिर के बाहर जैसे ही वो 24 साल का आदमी बाहर निकला, उसने जल्दी से घबराते हुए गार्ड्स को ऑर्डर दिया, जल्दी करो, प्रेसिडेंट के पीछे चलो, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। उसके ये कहते ही सभी गार्ड्स कार में बैठे और निकल गए। वो लड़का कार की स्पीड बढ़ाते हुए बेहद गहरी और कोल्ड वॉइस में बोला, तुम चाहकर भी मुझसे यानी एमके से भाग नहीं सकती, क्योंकि जी भी एमके की जिंदगी में शामिल होता है, उसकी पूरी जिंदगी एमके की हो जाती है।
एमके बहुत ही गुस्से में था। उसके माथे की नसें भी साफ दिख रही थी। उसके कार के पीछे उसके गार्ड्स की कार आ रही थी, पर अचानक ही सामने मोड़ के लेफ्ट साइड से एमके के पीछे कई कार लग रही, जो जानबूझकर उसकी कार को टक्कर मार रही थी। एमके गुस्से से किसी और के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने उन कारों को इग्नोर किया। एमके का माइंड गुस्से के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने हाइपर होकर एक मोड़ किया और किसी को कॉल लगाते हुए बोला, पिक अप द कॉल डार्लिंग, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, अदरवाइज तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ बगल वाली कार ने एमके की कार को जोर से टक्कर मारी। स्पीड ज्यादा होने के कारण और बारिश से रोड गीली होने के कारण एमके की कार स्लिप होते हुए दूसरी कार से टकराई। धमाका काफी तेज था। रोड के बगल बगल एक गहरी खाई भी थी, क्योंकि ये देहरादून का बहुत ही खतरनाक इलाका था, जहां लोग बहुत कम ही आते थे। इमके की कार अनबैलेंस होकर उस खाई की तरफ गिरने लगी। ये देखकर इमके की आंखें गहरी हो गई। उसने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्लिप होते हुए खाई की तरफ गिरने लगी। तभी उस कार ने इमके की कार को फिर से एक जोरदार टक्कर मारी। इस बार इमके की कार सीधा उस खाई के नीचे गिरी। बारिश और भी तेज होने लगी थी। इमके की कार पलटते हुए खाई के नीचे गिरी और एक जोरदार धमाका हुआ। उस तेज धमाके के साथ ही वक्त जैसे थम सा गया था। जिस कार ने इमके की कार को टक्कर मारा था, वह तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। एमके के गार्ड्स वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही खाई के नीचे की तरफ देखा, तो जलती हुई कार को देखकर सभी अपनी जगह पर जम गए थे। तभी एक लड़का भागते हुए आया और जोर से चिल्लाया, नो! एमके! कौन है एमके? और कौन थी वह लड़की जो शादी के जोड़े में भाग रही थी? शादी के मंडप पर एमके किसका इंतजार कर रहा था? क्या उसकी दुल्हन उसे छोड़कर भाग गई या कुछ और हुआ है? कौन थे वह लोग जिन्होंने एमके की कार को खाई में गिराए और क्यों वे लोग उसे मारना चाहते थे? नॉवल चैप्टर 7E55 B667313 F3184888 B85 BB0 F591 F325943889 Suck equals 1 2 Your lazy girl माही। 6 महीने बाद मुंबई शहर पोश एरिया में एक महल जैसा घर, जो दिखने में इतना खूबसूरत था कि बिल्कुल स्वर्ग वाली फीलिंग आती थी। उस महल को ग्रे और वाइट कलर में पेंट किया गया था। उसके चारों तरफ बड़ा सा गार्डन था। लेफ्ट साइड रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, लेकिन राइट साइड सिर्फ सफेद और काले फूल लगे थे। विला के पीछे साइड कुछ वेजिटेबल्स लगाया गया था। जिस साइड रंग बिरंगे फूल लगे थे, वहां पर एक बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ था, जिसके चारों तरफ से बहुत ही डरावने लायन के स्टेचू अटैच थे, जो दहाड़ने के पोजीशन में थे। उस महल के चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। गार्ड्स ने काले कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। उन्होंने हाथ में एडवांस्ड गन लिया था, कान में ब्लूटूथ और आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था। वो सभी बिल्कुल रोबोट की तरह अपनी जगह पर खड़े हुए थे। उस महल के अंदर बड़ा सा लिविंग एरिया बना हुआ था, जहां पर इस वक्त कुछ लोग मौजूद थे। कुछ की चीखें सुनाई दे रही थी, तो कुछ की हंसी। एक किंग साइज सोफे पर लगभग 25-26 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा क्रूएलिटी नजर आ रही थी। वो अपने एक पैर को सामने रखी टेबल पर रखते हुए अपने हाथ में पड़ी गन को देखकर हंसकर बोला, अंडरस्को, मैं हूँ इस पूरी दुनिया का किंग। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं कयामत हूँ। वह कयामत जो जिसकी जिंदगी में आता है, उसे बर्बाद कर देता है। सालों पहले उस एमके के साथ भी यही हुआ था। उसने मुझसे उलझने की कोशिश की थी ना, और आज देखो मेरे सामने नजर उठाने तक की हिम्मत नहीं है उसकी। कहकर वह और भी ज्यादा ठहाके मारकर हंसने लगता है। उसके सामने इस वक्त एक औरत मौजूद थी, जो लगभग 47 साल के आसपास की होगी, लेकिन वो औरत बिल्कुल 35-36 साल की लग रही थी। वह बहुत ही गोरी थी। उसकी आंखों का रंग काला था और घने लंबे बाल थे। वो औरत अपने हाथ को जोड़कर रोते हुए बोली, नहीं कयामत, ऐसा मत करो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
कयामत उन्हें अपनी तीखी नजरों से देखता है और तिरछा मुस्कुराकर जवाब देता है, अंडस्को, वाह मेरी प्यारी बड़ी मॉम। मुझसे ना आपकी आंसू देखे नहीं जा रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आप पर थोड़ी सी रहम खाकर आपके बेटे को बख्श देता हूँ। ये सुनकर वो औरत थोड़ी सी खुश हो जाती है, मगर कयामत की आगे की बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह शौक होकर उसे देखने लगी। कयामत बहुत ही चालाकी से अपने एक पैर पर दूसरे पगहर को चढ़ाकर आगे बोला, अंडस्को, क्यों ना मैं आपके प्यारे बेटे की शादी कर दूं। वैसे भी वो 21 साल का है, कब तक हमारे परिवार पर बोझ बनेगा। वो औरत घुटनों के बल गिरकर रोते हुए बोली, अंडस्को, नहीं ऐसा मत करो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। कयामत तुम जो कहोगे मैं करूंगी। लेकिन कयामत ने उनकी को एक बात नहीं सुनी। उसने बेरहमी से अपने बगल में बैठी औरत को देखते हुए कहा, अंडस्को, मॉम मुझे शाम तक उसके लिए एक लड़की चाहिए, क्योंकि शादी आज ही होगी। याद रखिएगा, लड़की ऐसी हो जिससे शादी करके एमके को जिंदगी भर पछतावा हो। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, उसे खून के आंसू रोते हुए देखना चाहता हूँ। कयामत की माँ, जिनकी उम्र लगभग 46 साल थी, उन्होंने बहुत ही फैशनेबल ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर मेकअप लगाया हुआ था। वो बहुत ही गुरूर के साथ बोली, अंडस्को, चिंता मत करो बेटा, मैंने एक लड़की देखी है। वैसे वह रेड लाइट एरिया में मर्दों को खुश करके बहुत पैसा कमाती है, लेकिन एमके से शादी करके बेचारे की जिंदगी संवर जाएगी। ये कहकर कयामत और उसकी मॉम दोनों ही ठहाका मार कर हंसने लगे। वही एमके की मॉम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए अपने मन में बोली, मैंने आज तक इतना लाचार खुद को कभी महसूस नहीं किया। काश 6 महीने पहले वह सब न हुआ होता तो आज मेरा बेटा सही सलामत होता। आज उसके साथ यह सब न हो रहा होता। चाहे जो हो, पर मैं उस लड़की को कभी भी अपने बेटे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। मुझे कैसे भी करके इस शादी को रोकना होगा। इतना सोचते ही वह अपने आंसू को पोंछती है और गुस्से में कयामत को देखते हुए बोली, अंडस्को, चाहे जो हो जाए, मैं मेरे बेटे को शादी कभी भी उस घटिया लड़की से नहीं करवाऊंगी। उस औरत के इस तरह चिल्लाने से कयामत की मॉम उसका पारा हाय हो गया। उन्होंने गार्ड्स को देखते हुए कहा, अंडस्को, जाकर इसे रूम में बंद कर दो। जब तक शादी नहीं हो जाती इसे बाहर मत निकलने देना। वो औरत चिल्लाती रही, पर किसी ने एक नहीं सुना और उसे रूम में ले जाकर बंद कर दिया। उसके बाद कयामत की मॉम एक रूम की तरफ देखती है, जिसका दरवाजा बंद था, और हंसते हुए बोली, अंडस्को, आज इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कयामत अपनी गन को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, मैं बस इस एमके की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। इसे जिंदा रखा ताकि इसकी पूरी प्रॉपर्टी अपना नाम कर सकूं। आज मैं हर एक चीज का मालिक हूँ। मैं यहाँ का भगवान हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना ही यह सब मुझसे कोई छीन सकता है। मैं भगवान बन चुका हूँ। कहते ही उसके हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। वहां पर जितना भी गॉड्स खड़े थे, उन सभी के चेहरे पर गुस्सा था, मगर उन्होंने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया हुआ था। कयामत एक गार्ड को देखता है। वह देखने में लग रहा था कि सभी गार्ड्स का लीडर होगा। कयामत उसे ऑर्डर देते हुए बोला, अंडस्को, शाम तक उस कोठे वाली को लेकर आओ और मंडप सजा दो। उसे ऑर्डर देते ही वो वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की आराम से सो रही थी। आलस तो उसके चेहरे से झलक रहा था। तभी एक दूसरी लड़की उसके कंधे पर मारते हुए बोली, अंडस्को, उठ जा मेरी आलसी बच्ची, और कितना ज्यादा सोएगी, तुम उठो। उस लड़की के इतना ज्यादा चिल्लाने से जो लड़की सो रही थी, वह इरिटेट होकर अपनी आंखें खोलती है। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, क्या यार, थोड़ा और सोने दो ना पंछी। पंछी अपने कमर पर हाथ रखती है, फिर अपनी बोतल खोलकर उसके ऊपर पानी फेंकते हुए दांत पीसकर बोली, अंडस्को, क्या तुम्हें पता है, मैं पूरे ग्राउंड के 6 चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन तुम जब से आई हो इसी 5 पर बैठकर आराम से सो रही हो। ऐसे करो कि अपना वेट लॉस करो माही।
मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उठ जाओ। माही, जो कब से आलसियों की तरह सो रही थी, वो अंगड़ाई लेते हुए उठी, क्योंकि पंछी के पानी फेंकने से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। फिर अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, मेरी पंछी, मेरी जान, पंछी मेरी बन्नो। और इस खाली मैदान में दौड़ती फिरूं। तुम दौड़ते हुए वेट लॉस करोगी और मैं तुम्हें देखकर अपनी आंखें सेक लूंगी। मेरा वेट लॉस तो ऐसा ही हो जाएगा। इतना कहते ही वह आंख मार देती है और पंछी इरिटेट होकर अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अंडस्को, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। माही, पता नहीं तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड का क्या होगा। बेचारा तुम्हारे आलसीपन का बोझ उठाते उठाते ही कहीं इस दुनिया से ही ना उठ जाए। माही अपना मुंह बना देती है। तो पंछी आगे कुछ नहीं बोली। उसने 1 घंटे तक रनिंग के बाद एक्सरसाइज की, फिर दोनों ही घर आ गई। माही का घर बहुत बड़ा था। स्काई ब्लू और पिंक कलर से पूरा घर पेंट था। बाहर टाइट सिक्योरिटी थी। दोनों ही जैसे अंदर कदम रखती है, तभी एक आदमी की आवाज माही के कानों में पड़ी, अंडस्को, मेरी बच्ची कितनी ज्यादा मेहनत करके आई है। लाओ जी, जल्दी से उसके लिए जूस लेकर आओ। माही इस आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उसने देखा सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। वह जल्दी से उसके गले जाकर लग गई। फिर आलस से बोली, अंडस्को, डैडी, आज मैंने बहुत मेहनत की। मैं पूरे 5 किलोमीटर तक दौड़ी और बहुत एक्सरसाइज की। तभी एक औरत किचन से जूस का ग्लास लेते हुए माही को टोंट मारती है, अंडस्को, हाँ, इतना ज्यादा मेहनत करती हो, उसके बावजूद 100 ग्राम भी तुम्हारा वजन कम नहीं होता। माही मुंह फूलते हुए अपने डैडी को देखती हैं, तो उसके डैडी उन्हें अपनी आंखें को दिखाकर नाराजगी से बोले, अंडस्को, पलक, मेरी बेटी तो वैसे भी धान जितनी हल्की है, उसे जॉगिंग की जरूरत नहीं। ये सुनकर माही एटीट्यूड से अपने बाल को झटक देती है। फिर खुद को देखती हैं। वो एकदम स्लिम बॉडी की हुस्न की मलिका थी। 19 साल की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि कोई भी उस पर अपना दिल हार बैठे। माही आलस से अपने डैडी का हाथ पकड़कर बोली, अंडस्को, डैडी, खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं, वैसे भी मैंने कितनी जॉगिंग की। वही पीछे पंछी कब से उसे गुस्से से देख रही थी। माही के डैड जल्दी से उसे सोफे पर बैठा देते हैं, फिर जूस को लेकर उसे खुद ही पिलाने लगते हैं। ये देखकर पंछी अपने हाथ को सिर पर मारते हुए उस औरत से बोली, अंडस्को, मॉम, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। डैड ने पूरी तरीके से माही को बिगाड़ दिया है और इतना आलसी बना दिया है कि वह अपना काम भी ढंग से नहीं करती। पालक जी एक गहरी सांस लेकर बोली, अंडस्को, पता नहीं इसे कौन संभालेगा। जो भी संभालेगा उसे 100 तोपों की सलामी, कहकर पलक जी और पंछी हाई फाई देकर हंसने लगी। वही माही के डैडी यानी विनायक जी दोनों को बुरी तरह घूरने लगे। जूस पीने के बाद माही आलस से सोफे पर बैठ गई। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। वह जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है, उसकी आंखें बेहद गहरी हो जाती है। उसने जब देखा कि पंछी उसे देख रही है, तो जल्दी से फोन को जेब में रखकर इधर उधर देखने लगी और एकदम से रूम में भाग गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने फोन को देखने लगी। वह बार बार उस मैसेज को पढ़ रही थी और जितना ज्यादा पढ़ रही थी, उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। पर अचानक ही वो हंसने लगी। उसने खुद से कहा, अंडस्को, मेरे होते हुए कभी ऐसा नहीं हो सकता। आई एम कमिंग एग्रेसिव बॉय। कंटिन्यू। कहा है एमके, और क्या उसकी शादी हो जाएगी एक कोठे वाली से? क्या है माही का राज? माही किसकी बात कर रही थी? कौन है एग्रेसिव बॉय? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। LLLLL। थैंक यू। नॉवल चैप्टर डाई 873 B 832908 F 114 F 623 B 3 B 398 Add 00 BB 7 ADCC सक इक्वल्स 2 3 तूफानी शादी। रात का समय। खुराना महल में पूरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। कयामत इस वक्त गार्डन में था।
वो अपने हाथ सीने पर बांधकर पूरे महल को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत ही खतरनाक चमक थी। वह ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, अंडस्को, आज तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी एमके। सालों पहले तुमने मुझ पर बहुत राज किया था। बहुत घमंड था तुम्हें सालों पहले। उस घमंड में तुमने मुझे हमेशा नीचे समझा। लेकिन आज हालात कुछ और है। 6 महीने पहले सब कुछ तुम्हारा था। तुम इस महल के इकलौते राजा थे जो सब पर हुक्म चलाता था। पर अब 6 महीने बाद मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ का भगवान हूँ, इसलिए यहाँ पर अब मेरा हुक्म चलेगा। मैं हर वह नाकाम कोशिश करूँगा जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। मैं भी देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा। एक औरत जो अभी अभी महल से बाहर निकली थी, उसकी नज़र जैसे ही कयामत पर पड़ी तो वह जल्दी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अंडस्को, अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर खड़े हो। क्या देख रहे हो तुम? और इतने ज्यादा खुश क्यों हो? कयामत पीछे पलटा और उस औरत को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अंडस्को, माँ मैं खुश क्यों ना हो? एमके की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा खुश मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मेरा हमेशा से सपना था कि मैं उसकी प्रॉपर्टी पर राज करूं। आज सब कुछ मेरा है और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही क्या सकती है? कयामत की माँ यानी यामिनी जी भी बहुत खुश थी। वह कयामत के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, अंडस्को, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और ऐसे ही तुम उस एमके को परेशान करते रहो। खैर चलो, पंडित जी भी आ गए। हमें उस एमके की जिंदगी बर्बाद होते हुए तो देखना है। दोनों ही आंखों में बहुत ही खतरनाक इरादा झलक रहे थे। फिर दोनों विला के अंदर चले गए। मंडप बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। पूरे मंडप को लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब से सजाया गया था। पंडित जी मंडप के पास बैठे थे और तैयारी कर रहे थे। तभी कयामत उन्हें देखते हुए इरिटेट होकर बोला, अंडस्को, ओ पंडित, और कितना समय लगाओगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा उस एमके की बर्बादी देखने के लिए। जल्दी करो। पंडित जी उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं। वह अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर डरते हुए बोले, अंडस्को, मैं करता हूँ, बस हो ही गया। इतना कहकर वह हवन कुंड को जलाते हैं। तभी 2 से 3 कार महल के बाहर आकर रुकी। उनमें से दूसरी कार से एक लड़की जिसने घाघरा चोली पहना हुआ था वो बाहर निकली। उसने हरे कलर की घाघरा चोली पहन रखा था। उसके होठों पर बहुत ही अजीब मुस्कुराहट थी और उसके बाल खुले हुए थे। वह ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसका रंग सांवला था, लेकिन ज्यादा मेकअप के कारण वह बहुत ही भद्दी नजर आ रही थी। वह लड़की पान चबा रही थी। वह मटकते हुए महल के अंदर गई। अंदर खड़े कयामत को देखकर उसकी नीयत फिसलने लगी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर उसके पास जाकर उसके हाथ को छूकर बड़े ही अदा से बोली, अंडस्को, तू तो बहुत ही चिकना है रे। अचानक ही किसी की छुअन से कयामत पीछे हो गया। उसने जैसा ही उस लड़की को देखा तो गुस्से और नफरत से बोला, अंडस्को, बेहतर होगा ऐसी हरकतें अपने ठेके पर जाकर करना। चाहे तो अपने होने वाले पति के साथ भी कर सकती है। लेकिन शादी के बाद कयामत के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वही वह लड़की अपनी आंखें मटकाते हुए चारों तरफ देखकर बोली, अंडस्को, कहाँ है छबीली का होने वाला मर्द? मैं भी तो मिलूं, देखूं तो कैसा दिखता है। मगर कयामत उसे इग्नोर करके वहां खड़ी 2 नौकरानी से बोला, हटो और जाकर इसे तैयार करो। 2 नौकरानियां छबीली को लेकर एक कमरे में चली गई और उसे तैयार करने लगी। यहाँ खुराना महल में सब बहुत खुश थे। सभी शादी की तैयारी कर रहे थे, मगर एक भी गार्ड्स खुश नहीं थे। वही दूसरी तरफ जायसवाल विला माही इस वक्त अपने रूम के विंडो के पास खड़ी थी। वो एक स्ट्रेस बॉल को कभी उछालती तो कभी पकड़ती तो कभी उसे प्रेस करती। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी पंछी उसके रूम में आई।
उसने माही को जब इस तरीके से अपनी सोच में गुम देखा तो उसके दिमाग में कुछ खटका। माही के पास जाकर उसने सवाल किया, तुम खिड़की के पास क्या कर रही हो? जब भी तुम यहाँ बैठकर कुछ सोचती हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ बड़ा ही चलता है। माही अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ पंछी को देखते हुए कहा, पंछी मेरी जान, वक्त आ गया है कि तुम पंछी की तरह उड़कर गगन के सैर कर आओ। पंछी हैरानी से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, अगर मुझे अब फंसाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही उसके गले में डालकर बड़े ही प्यार से बोली, ओहो दी, आप क्यों चिंता करती हो? इस बार ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा बवाल करूंगी। आखिर मेरी तो शादी की उम्र हो गई है ना, कब तक इस घर में बोझ बनूंगी? कहते ही वह अपना चेहरा नीचे करके शर्माने का नाटक करने लगी। वही पंछी चौंकते हुए बोली, क्या शादी? अभी तो तुम सिर्फ 19 साल की हो, इनफैक्ट ढंग से हुई भी नहीं। माही मुंह बनाकर बोली, तो क्या हुआ? हो जाऊंगी। आप ही तो कहती हो मैं आलसी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। ओ दी अपनी प्यारी बहन पर तरस खाए, कहते ही उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और अपना आईब्रो ऊपर नीचे करने लगती है। पंछी तो अभी भी शौक थी। कुछ देर बाद जायसवाल विला से एक परछाई खिड़की से कूदी और वहां से भाग गई। खुराना महल में इस वक्त पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाया तनोहरि। कयामत और यामिनी जी खड़े होकर मंडप को देख रहे थे। मंडप में एक लगभग 22 साल का लड़का बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर मास्क था, मगर उसकी आंखें बेजान थी। उनमें कोई भी भाव नहीं था, उसकी आंखों में बहुत ही सुनापन झलक रहा था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी फीलिंग्स मर चुकी हो। अब उसकी शादी किससे हो रही है उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह लड़का वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेट में था। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए ही कयामत से बोले, जजमान दुल्हन को लेकर आए। कयामत अपनी एक नौकरानी को इशारा करता है तो कुछ ही देर में वह छबीली को लेकर नीचे आई, जो दुल्हन के लिबास में थोड़ी सुंदर लग रही थी। छबीली ने नजर उठाकर जैसे ही मंडप पर बैठे इंसान को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। कयामत उसके पास जाकर हंसते हुए बोला, तुम्हारा ही हस्बैंड है, देख लेना। जाओ पहले शादी करो। छबीली अपनी हवस भरी नजरों से उस लड़के को देखते हुए उसके बगल में बैठ गई। यामिनी जी मुस्कुराकर बोली, आज एमके की जिंदगी को हमने बर्बाद कर दिया, अब कौन बचाएगा इसे? उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक खुराना महल के बाहर एक बाइक तेजी से अंदर की तरफ आई। गार्ड्स ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो बाइक तेजी से महल के अंदर चली गई। अंदर मौजूद लोग बाइक को देखकर हैरान थे। वह बाइक मंडप के 2-3 चक्कर लगाकर दूल्हे के पास खड़ी हो गई। फिर बड़े ही स्टाइल से उस पर बैठा इंसान नीचे उतरा। उसने हेलमेट उतारकर अपने बालों को झटका तो उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। फिर वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए मंडप पर बैठे दूल्हे को देखने लगी। वह इस वक्त चिंगम चबा रही थी। यामिनी जी उस लड़की को देखकर हैरान थी। फिर गुस्से में बोली, ए लड़की, कौन हो तुम और यह बाइक लेकर अंदर क्यों आई हो? इसे अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या? वो लड़की अदा से मुस्कुराए और फिर छबीली का हाथ पकड़कर उसे मंडप से नीचे धक्का देते हुए दूल्हे के गोद में बैठकर बड़े ही अदा से बोली, हेलो डार्लिंग, आने में देर तो नहीं हुई? इतना कहकर वह दूल्हे को देखती हैं, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर वह ये यामिनी जी को देखकर तिरछा मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे मेकअप वाली आंटी, मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं यहाँ पर घोड़े हाथी भैंस चाहे जो लेकर आओ, वह मेरी मर्जी है। खैर शुक्र मनाए सिर्फ बाइक लेकर आई हूँ, बुलडोजर लेकर नहीं। कयामत तो उस लड़की की खूबसूरती में ही जैसे खो गया था। दूल्हा जैसे ही अपने गोद में बैठी लड़की की आवाज सुनता है, वह अपनी नजरें उठाकर उसकी शक्ल देखते ही बर्फ की तरह जम गया।
अचानक उसके हाथों में कुछ हरकत हुई और वापस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। वो लड़की गुस्से में पंडित जी को देखते हुए बोली, अंडरस्को डियर पंडित जी, सो शॉर्टकट में मंत्र पढ़ेंगे और यह शादी जल्दी जल्दी कराएंगे। यामिनी जी गुस्से से वहां खड़े आदमियों से बोली, अंडस्को पकड़ो इस लड़की को, लगता है जवानी के जोश में इसका दिमाग खराब हो गया है। वही छबीली भी बहुत गुस्से में थी। छबीली उस लड़की को उंगली दिखाकर बोली, अंडस्को यह मेरा होने वाला पति है और उसकी गोद से। मगर उस लड़की को अचानक ही गुस्सा आ गया। वो अपने बूथ से एक गन निकालकर छबीली पर पॉइंट करते हुए बोली, अंडस्को अगर ज्यादा चुपचे ड्रामा किया ना तो 6 की 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगी। और बेहतर होगा मेरा आइटम और मेरी प्रॉपर्टी दोनों पर ही अपनी नज़र मत गड़ाओ, क्योंकि माही जायसवाल ना तो किसी की चीज़ों पर नज़र डालती हैं और ना अपनी चीज़ के ऊपर किसी और की नज़र पर बर्दाश्त करती है। सभी उसका नाम सुनकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। कंटिन्यू। चैप्टर 4। शादी संपन्न हुई। शादी के मंडप पर एक अनजान लड़की को देखकर सभी चौंक गए थे, लेकिन माही का नाम जानकर सभी शौक थे। माही के चेहरे पर एक पल के लिए नफरत झलकने लगी, फिर वह अपने चेहरे को नॉर्मल करके मंडप पर बैठे लड़के के गाल को सहलाते हुए बोली, अंडस्को MK आई एम बैक। कहा था ना मैंने तुम्हें, कभी भी खुद को भूलने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगी। वो इतना कहकर एक्सप्रेशन लेस भाव से पंडित को देखती हैं, फिर ऑर्डर देते हुए बोली, अंडस्को पंडित जी मंत्र जल्दी पढ़िए। एक बार में सुनाई नहीं देता आपको या फिर बहरे हो चुके हैं आप? माही अपनी गन को अपने एक हाथ में पकड़ती है, फिर जल्दी से MK के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा करती है और पंडित जी के ऊपर गन को पॉइंट करते हुए बोली, अंडस्को बस बहुत हो गए मंत्र, अभी मुझे फेरे लेने हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। यामिनी जी के अंदर घबराहट भरी पड़ी थी। उन्होंने कसके अपनी साड़ी को पकड़ लिया। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जब से उन्होंने सुना था कि इस लड़की का नाम माही जायसवाल है, तब से उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। पंडित जी घबराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। माही MK का हाथ पकड़कर फेरे ले रही थी। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। उसने एक हाथ से MK का हाथ पकड़ा था और दूसरे हाथ में गन पकड़ी हुई थी। MK के भी चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था उसकी शादी किससे हो रही है या किससे नहीं हो रही है, उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। 7 फेरे जैसे ही पूरे हुए पंडित जी ने डरते हुए कहा, अंडस्को कन्या के मांग में सिंदूर भरे। उन्होंने सिंदूर की डिब्बी को MK के करीब रख दिया। MK एक्सप्रेशन लेस भाव से उस सिंदूर की डिब्बी को देखता है, पर उसने हाथ आगे बढ़ाकर सिंदूर को नहीं लिया। ये देखकर माही उसे देखने लगती है। उसके बाद वह सिंदूर की डिब्बी को MK के बेहद करीब रखकर MK को देखने लगती है। MK भावहीन चेहरे से उस सिंदूर को देखता है, फिर उसमें से चुटकी भर सिंदूर निकालकर बिना माही को देखी उसके मांग में भर देता है। उसने सिंदूर जैसे ही माही के मांग में भरी, उसमें से कुछ हिस्सा उसके नाक पर गिर गया, जिसके एहसास से माही की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। फिर पंडित जी मंगलसूत्र उठाकर जैसे ही MK की तरफ बढ़ते हैं, माही उन्हें हाथ दिखाकर रोक देती है और अपनी जेब से एक मंगलसूत्र निकालती है, जिसका डिज़ाइन बहुत यूनिक था। काली मोतियों के बीच एक छोटा सा टाइगर शेप का डायमंड लगा था। उस टाइगर शेप के अंदर ही चमकता हुआ लिखा था। यह अजीब सा मंगलसूत्र देखकर पंडित जी के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए, मगर माही उन्हें इग्नोर करते हुए उसे MK के हाथ में थमा देती है। MK ना तो मंगलसूत्र को देखता है और ना ही माही को। वह धीरे से अपने हाथ को बढ़ाकर उसे माही के गले में पहना देता है। तभी पंडित जी उन दोनों को देखते हुए डर कर बोले, अंडस्को यह शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों 7 जन्मों के रिश्ते में बंध चुके हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर जहां MK के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे, लेकिन माही के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। पंडित जी जा चुके थे। छबीली अपने जगह पर खड़ी थी।
मगर उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। यामिनी जी और कयामत भी गुस्से में थे। कयामत तो माही की खूबसूरती में खोया हुआ था। कयामत कभी माही के होठों को देखता तो कभी उसके कोमल से चेहरे को, लेकिन वो उस चेहरे के पीछे छिपे खतरनाक शेरनी को नहीं देख पा रहा था, जो उसे एक पल में खत्म करने की हिम्मत रखती थी। यामिनी जी देखती है कि माही एमके का हाथ पकड़कर वहां से जा रही थी। ये देखकर यामिनी जी उसे रोकते हुए कहती है, अंडस्को, माही वहीं रुक जाओ। और एमके को लेकर कहाँ जा रही हो? माही अपनी जगह पर रुक गई। फिर अपने पॉकेट में एक हाथ डालकर उन्हें देखते हुए बोली, अंडस्को, आज तक तो मेरे डैड ने भी मुझसे कभी यह सवाल करने की हिम्मत नहीं की, पर लगता है आप में बहुत हिम्मत है आंटी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही बड़ी थी, मगर यामिनी जी को पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगा। माही फिर से एक कदम आगे बढ़ाती है, तो इस बार छबीली आगे आ गई। छबीली के हाथ में इस वक्त एक चाकू था। वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। तूने छबीली का हक छीना है। कहते ही वह जैसा ही माही को मारने वाली थी, माही अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर बेरहमी से उसके हाथ को मरोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, डार्लिंग, अभी तो बताया ना, कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे मुझे पसंद नहीं। और तुम तो सीधा मुझे जान से मारना चाहती हो। मैं बहुत ही भोली भाली और प्यारी सी लड़की हूँ। क्यों तुम सब मुझे डेविल बनने पर मजबूर करते हो? कहते ही वह उस खंजर से उसके कलाई पर वार कर देती है। अगले ही पल छबीली के हाथ से खून बहने लगा। ये देखकर छबीली बुरी तरह घबराते हुए अपने हाथ को पकड़कर रोने लगी। पर माही उसे इग्नोर करते हुए एमके के हाथ को पकड़कर ऊपर रूम में चली जाती है। दरवाजा अंदर से बंद करते ही माही एमके के सामने खड़ी होकर उसे देखने लगी। एमके दूसरी तरफ देख रहा था। उसने एक बार भी माही पर नजर नहीं डाली, लेकिन उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठियों को बांधा हुआ था कि उसके माथे की नज़र साफ नजर आ रही थी। ये देखकर माही की एक आईब्रो ऊपर हो गई। वह एमके को छोड़ खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर के नज़ारे को देखने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका माही के चेहरे को छूते हुए उसके बाल को उड़ता है। इस वक्त माही और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर अचानक की उसकी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगा, जहां पर एक घर बुरी तरह जल रहा था। उस घर के अंदर एक औरत थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज हर तरफ पहुंच रही थी, लेकिन उसके आसपास मौजूद लोग बस उस औरत पर हंसी जा रहे थे। वो औरत अपना हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगती है कि वो उसे छोड़ दे, पर वह आदमी और वो लोग उस पर कोई रहम नहीं खाते। ये सब याद करके माही अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एमके को देखा। इस वक्त एमके की नज़र उस पर थी। दोनों की ही आंखें आपस में टकराई तो कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। मक की आंखें तो भावहीन थी, मगर माही की आंखों में कई सारे इमोशंस होकर गुजर गए। माही के दिल में इस वक्त आग उठ रही थी, मगर एक हल्का सा दर्द भी था, जिस दर्द ने उसे आज सख्त बना दिया। माही अब हल्की नफरत से एमके को देखती है और उसके गालों पर हाथ फिराते हुए कहती है, अंडस्को, देखो ना मुझे मेरी नफरत कैसे यहाँ तक खींच लाए। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि अपनी नफरत में यहाँ तक आ जाए और उस इंसान से शादी कर ले। क्या तुम मेरी इस नफरत को महसूस कर पा रहे हो? माही के हाथ लगातार एमके के चेहरे से होते हुए उसके सीने पर जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एमके को कोई भी फीलिंग महसूस ही ना हो रही हो। वह पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। माही उसके गले में अपनी बाहें डालती है, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, मैं भूल गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि तुम में तो अब कोई फीलिंग से नहीं है, इसलिए अगर मैं तुम्हें छोड़कर जाती भी हूँ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एमके, आज से तुम एक छोड़े हुए दूल्हे कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुल्हन शादी करके तुम्हें छोड़कर जा रही है। सो गुड बाय। कहते ही वह उसे एक फ्लाइंग किस देती है और रूम से निकल जाती है।
वहीं एमके जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन उसकी मुट्ठी अब और भी ज्यादा कस रही थी। उसके मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। वही कयामत और यामिनी जी अभी भी हॉल में खड़े थे। माही को नीचे आते हुए देखकर दोनों उसे घूरने लगते हैं, मगर यामिनी जी चुप नहीं रह सकी। वो माही के सामने जाकर बोली, अंडस्को, कहाँ जा रही हो तुम? भले ही तुम माही जायसवाल हो, लेकिन हम भी खुराना है। इतनी पावर तो हम भी रखते हैं कि तुम्हें सबक सिखा सके। माही अपने बाइक पर बैठती है और हेलमेट लगाने से पहले आलस से बोली, अंडस्को, आई एम वेटिंग डार्लिंग। मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास कितनी पावर है। जिस खुराना नाम की प्रॉपर्टी पर तुम लोग इतने खुश हो रहे हो, वह तुम्हारी है भी या नहीं? वो अपना हेलमेट लगाती है और एक फ्लाइंग किस देकर वहां से चली गई। यामिनी जी खुद से बोली, अंडस्को, एक दिन देखना मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। कयामत डेविल स्माइल करके बोला, अंडस्को, नो मॉम, बर्बाद तो इसने मुझे कर दिया है अपनी एक नज़र से। इसकी वो तीखी आंखें सीधा मेरे दिल पर उतर गई है, कहकर वह अपने सीने पर हाथ रखता है। वो अपने सीने को अजीब तरीके से मसल रहा था और उसकी आंखों में अजीब तरीके से भाव है, जिसे देखकर यामिनी जी आग बबूला हो गई। कयामत एमके के रूम की तरफ देखता है, फिर खुद से बोला, अंडस्को, मैं तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, लेकिन इसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो गई कि इसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हुई। लेकिन मैं उसको खूबसूरत लड़की को इससे छीन लूंगा। कहते ही वह तिरछा मुस्कुराने लगा। वही एमके अपने रूम में गुमसुम सा बैठा हुआ था। वो इस वक्त खिड़की पर खड़ा था। उसकी आंखें केवल माही पर टिकी थी, जो अपने बाइक से महल से काफी दूर निकल चुकी थी। अगली सुबह ये न्यूज हर जगह फैल चुकी थी कि एमके की शादी हो चुकी है। ये जानकर हर कोई हैरान था। कई सारे मीडिया वाले खुराना विला के आसपास घूम रहे थे और वहां पर भीड़ लगाकर खड़ी थी। सभी चिल्लाते हुए एमके को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने से मग जैसे कहीं गायब सा हो गया था, क्योंकि उसे किसी ने नहीं देखा था। तभी यामिनी जी और कयामत बाहर निकल गया है या मनीष जी मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, परेशान मत होइए, आप सबको मौका मिलेगा सवाल करने का और एमके की दुल्हन के बारे में जानने का। मीडिया वाले बहुत हो क्यूरियस थे। एक ने सवाल किया, अंडस्को, मैडम, क्या आप बता सकती हैं एमके ने किससे शादी की है? यामिनी जी दुखी सा चेहरा बना लेती है और फिर जवाब देती है, अंडस्को, अब क्या ही बताओ, मेरी एमके की किस्मत बहुत खराब है। 6 महीने पहले जो हादसा हुआ था, उसके बाद तो उसने बोलना बंद कर दिया, मगर कल जब उसकी शादी हुई तो उसकी दुल्हन उसे छोड़कर भाग गई। मेरा एमके एक छोड़ा हुआ दूल्हा है। कहते ही उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। वही मीडिया वाले तो पूरी तरीके से ये सब जानकर शॉक थे। वही माही आराम से अपने घर के हॉल में बैठी थी। उसके सिर के पास उसके पिता बैठे हुए थे, जो उसे एक एक करके अंगूर खिला रहे थे, और माही मजे से टीवी देखकर एंजॉय कर रही थी। कंटिन्यू। क्यों माही नफरत करती है एमके से? क्या राज है माही और मग का? क्या माही वापस आएगी मग की जिंदगी में? कैसे मग जैसा पावरफुल आदमी भावहीन और पत्थर बना? या मग की कोई चाल है? जानने के लिए बने रहें। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLLL। थैंक यू दिल। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for episodes like this.